जब तुम्हारे फ्रेंड के स्कूल में 90% पर ए ग्रेड मिलता है और तुम्हारे स्कूल में 95% पर ए ग्रेड, तो होता है ना कंफ्यूजन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के थ्रू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कन्वेंशंस हैं क्या? हाँ, देखिए, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस दैट टेल अस हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस। मीन्स अभी हमने पढ़ा था, इसकी प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़े थे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अब हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, ये गाइडलाइन हमें कौन देता है? ये देता है हमें प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हमें ये बताते हैं कि इन गाइडलाइंस को हमें फॉलो कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्लोजर, व्हाट इज डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें ये बताएगा कि हमें हर चीज को डिस्क्लोज करना है। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पूरी तरह से डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शोन ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन, ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड। मतलब जो भी मटेरियल फैक्ट हैं जिनको मनी मेजरमेंट में हम कन्वे कर सक रहे हैं, उनको हमें क्या करना है? पूरी तरीके से डिस्क्लोज करना है, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो हमें हर चीज को यहाँ पे क्लियरली शो कर देना है। सेकेंड बात करें ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इट मीन्स ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस। मतलब उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई फैक्ट होगा, एविडेंस होंगे, जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे। राइट, सो ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस, नॉट पर्सनल ओपिनियंस। मतलब पर्सनल ओपिनियन का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको हर चीज फैक्ट के बेसिस पे लिखनी है, एविडेंस के बेसिस पे लिखनी है। मतलब जैसे हम लीगली कोई चीज देख रहे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि वेयर इज द फैक्ट, या फैक्ट वो या एविडेंस कहाँ है। तो वही यहाँ पे अकाउंटिंग में भी हमको एक्सेप्ट करना है कि भाई अकाउंटिंग जितनी भी हमें लिखनी है, जो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे शो करने हैं, उनके लिए हमारे पास कोई ना कोई फैक्ट या एविडेंस होना चाहिए, जिनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हमें हर चीज की एंट्री करनी है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना विदाउट एविडेंस। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी वाला, जो कि ये बताता है कि भाई आपके पास फैक्ट और एविडेंस होनी चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किसी न किसी चीज का आपके पास प्रमाण होना चाहिए, वही ट्रांजेक्शन आपको लिखना है। ठीक है, बिल, रिसिप्ट एंड वाउचर्स आर यूज्ड एज प्रूफ, जिसको मैंने बोला कि प्रूफ में हमें क्या चाहिए? सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? बिल होगा, रिसिप्ट होगी, या कोई वाउचर होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप सेल करोगे या परचेस कर रहे होते हो, उस समय आपने देखा है ना, आपको बिल मिलता है, जैसे ही आपने पेमेंट किया आपको बिल मिल जाता है, कोई रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, वाउचर्स होते हैं, अगर क्रेडिट परचेस कर रहे होते हैं, क्रेडिट सेल कर रहे होते हैं, तो ये सब क्या है? ये एविडेंस है, जो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब हम इनको यूज करेंगे कि भाई ये चीज हुई थी, ये ट्रांजेक्शन इस दिन हुआ था, इस अमाउंट का हुआ था, इतने का हुआ था। ये सारी चीजें हमारी इसमें रिटर्न में रहती हैं। तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जरूरी हैं। ये है ऑब्जेक्टिविटी हमारे अकाउंटिंग की। क्लियर? जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? कोई भी चीज तभी लिखेंगे जब उसका फैक्ट या एविडेंस होगा। Materiality. So what is materiality? Only important and relevant information should be recorded. Okay, हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट है और रिलेवेंट है, हमारे अकाउंटिंग से, हमारे पर्पस को सॉल्व करने से रिलेटेड है। ठीक है, ट्राइवल थिंग्स कैन बी इग्नोर्ड, बाकी चीज हम छोड़ देंगे, जो हमारे काम की नहीं है वो हमें छोड़ देनी है। हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो हमारे लिए जरूरी है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमें ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकालने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल्स बॉट फॉर ₹100। ओके, आपने कोई पेंसिल खरीदी, ठीक है, मे बी शोन एज एन एक्सपेंस। इसको आपको एक एक्सपेंसेस की तरह शो कर देना है क्योंकि आपने पेंसिल खरीदी है। भले ही वो पेंसिल कई सालों तक चले, आपके पास कई टाइम तक रहे, आपने इस साल खरीदी है, आपको उसको एंट्री दे देनी है अपने अकाउंटिंग में कि ये एक्सपेंसेस आपने कर दिया। ठीक है, अब उसका यूज आप अगले कई सालों तक करोगे, वो अलग मैटर है।
ठीक, हमें बस इतना लिखना है कि हमने अभी एक्सपेंसेस किया है, एक्सपेंसेस जनरेट हो गया, हमें लिखना है, रिवेन्यू जनरेट हो गई यानी कि इनकम, वो भी हमें लिख देनी है। ठीक है, उसके लिए कितना लंबा समय लगा है वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा। सो मटेरियलिटी ये बोलती है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही हमें लिखनी है, बाकी चीजें हमें इग्नोर कर देनी है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अगर हम बात करें कन्वेंशंस की, तो उनको हम यहाँ एक समरी टेबल में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि बिजनेस एंटिटी हमने देखा था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और ऑनर क्या है, सेपरेट है। ठीक, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड, मीन्स वो ट्रांजेक्शंस लिखने हैं जिनकी मनी में कोई वैल्यू है, मनी में हम उसकी वैल्यू अगर मेजर कर पा रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जिसके बेसिस पे अभी हमारे प्रिंसिपल्स बनेंगे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है? बिजनेस विल कंटिन्यू, ओके, बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस एंड नहीं होगा, नेवर एंडिंग, राइट। देन अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो इसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल बनेंगे वो क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, बिकॉज आपने तो बात कर ली कि भाई गोइंग कंसर्न है, मीन्स बिजनेस आपका लंबे समय तक चलने वाला है, कई सालों तक चलेगा। ठीक, लेकिन उसमें आप अगले कई सालों बाद अगर प्रॉफिट या लॉस देखने जाओगे तो वो गलत हो जाएगा, आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उस लंबे पीरियड को आपको हर बार मतलब कुछ छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड क्या होते हैं? अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर फिक्स पीरियड लाइक 1 ईयर। ओके, हर साल आप अपने अकाउंट्स बनाओ जिससे आपको पता चले ईयरली परफॉर्मेंस। ठीक है, आप देखो ग्रेड 1 में पढ़ रहे हो और ग्रेड 10th में जाके आप सीधे अपना रिजल्ट देखोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको बीच में कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, रिजल्ट अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, वो आप हर साल चेक करते हो ना। वैसे ही हम अपने अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी हर बार चेक करेंगे, हर साल चेक करेंगे। इसीलिए हमने 1 ईयर का कॉन्सेप्ट लिया जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, राइट। देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट था, जिसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल बने वो ये बताते हैं कि असेट्स रिकॉर्डेड एट परचेज प्राइस ओनली। ठीक है, हमें उसको परचेज प्राइस पे लिखना है जो उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस है, मार्केट प्राइस के मतलब से यहाँ पे हमें कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हर ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट करेगा। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होंगे उसके, जिसके बेसिस पे हमको ट्रांजेक्शंस को लिखना रहेगा। ओके, ये सारी चीजें भी हमने देखी थी इसमें। सो इनके इम्पोर्टेंस क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनको क्यों हमें इतनी इम्पोर्टेंस देनी पड़ रही है। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये कि यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब बिजनेस में एक तरह की समानता होनी चाहिए। सबके बिजनेसेस अलग अलग हैं, लिखने का तरीका अलग होगा, बहुत ज्यादा अलग होगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिलिटी लेकर आनी पड़ेगी जिससे सबके परफॉर्मेंस लगभग चेक की जा सके। क्लियर? सो सेम रूल्स यूज बाय ऑल बिजनेसेस, हर बिजनेस, जितने भी बिजनेस है सभी क्या करें, सेम रूल फॉलो करें, जिससे क्या होगा, उनको आपस में अगर कंपेयर भी करना है या समझना है एक दूसरे को तो इजीली कर सकेंगे। ठीक, कंपैरेबिलिटी हो जाएगी। कंपैरेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम अगर मान लो एक बिजनेस अपने आप को ही कंपेयर करना चाह रहा है, ठीक है, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस से अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस को वो अगर कंपेयर करना चाह रहा है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कंपैरेबिलिटी के लिए भी उसको प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे उसकी अकाउंटिंग सिमिलर रहेगी। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर्स और कंपनीज कैन बी कंपेयर्ड तभी होंगे ना कि भाई आप हर बार कुछ खास प्रिंसिपल आपने यूज किए हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग चल रही है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि प्रीवियसली हमने जब ये रूल्स फॉलो किए थे, इस टाइप से अकाउंटिंग लिखी थी, तो हमारा रिजल्ट ये रहा था। इस बार क्या है, अभी इसमें कुछ परफॉर्मेंस की, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्लियरिटी इसलिए कि अगर सबके अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम होंगे तो क्लियर होंगे, सबको समझ में आएंगे। मीन्स इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द अकाउंट्स, हर कोई समझ जाएगा क्योंकि सबको पता है कि एक जैसे रूल्स हैं तो सबके लिए क्लियर है। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, अगर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम रहेंगे
और वो सभी के लिए भी सेम ही रहेंगे, सबने एक जैसे यूज किए हुए हैं और सही हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी अकाउंटिंग बनेगी हमारी या जो हमारा एक रिजल्ट आएगा अकाउंट का निकल कर हमारे बिजनेस का, वो रिलायबल रहेगा, हर कोई इस पर विश्वास करेगा। ठीक है, क्योंकि सबके समझ में भी आ रहा है और सब कुछ सही है, सारी चीजें हमने यूज की हैं, फैक्ट यूज किए हैं, तो उस बेसिस पे जो हमारी परफॉर्मेंस हम दिखा रहे हैं, रिजल्ट दिखा रहे हैं, वो हमारा रिलायबल है। राइट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब ये अगर रिलायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो उससे क्या होगा कि जो भी डिसीजन मेकर हैं उनको हेल्प मिलेगी अपने डिसीजन लेने में, यूजर्स को। ओके, जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं ना, उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, चाहे वो ऑनर हो, राइट, इन्वेस्टर्स हो, एंड अदर्स कैन ट्रस्ट द रिकॉर्डेड फॉर द डिसीजंस। ओके, वो क्या कर सकते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, ऑनर को अपना मैनेजमेंट करने में, बिजनेस को रन करने में, डिसीजन लेने में, साथ ही इन्वेस्टर को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे अकाउंट्स कैसे हैं, यूनिफॉर्मिलिटी के साथ में हैं, कंपेयर किए जा रहे हैं, और उनमें क्लियरिटी है हर तरीके की, और उनमें रिलायबिलिटी बन गई है क्योंकि वो क्लियर है। ठीक है, इसलिए वो रिलायबल है, इसीलिए सबको हेल्प लेने में आसानी रहेगी। सो दीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये स्टैंडर्ड एंश्योर करते हैं कि सभी स्टूडेंट, आई मीन सभी बिजनेसेस एक ही स्केल पर जज किए गए हैं, मतलब रिजल्ट है 100% फेयर। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए।